ठीक है। सपोज करो ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इसके ऊपर एयर है, उस एयर में विद्यमान जल के अणु आर्द्रता को प्रदर्शित करेंगे। बोलो समझ में आई की बात? इसका इफेक्ट पड़ेगा किस किस चीज पे? औस पे और कोरे पे। ठीक है। कोरा होने के लिए इसका, और एक दूसरी चीज है उसका, किसका भला? पार्थिव विकिरण। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अर्थ है, इसके ऊपर सन इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ से आने वाली लाइट और हीट इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगी। ठीक है। फिर यहाँ से होगा पार्थिव विकिरण। ये जो है ऊर्जा ताप ऊर्जा के रूप में वापस लौटेगी अर्थ से, अर्थ उसे रिलीज कर देगी। ठीक है। इस प्रक्रिया को कहा जाएगा पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण और ये वाटर वेपर, दो चीज मिलके, और मौसम होना चाहिए सर्दी का, माने शीत ऋतु होनी चाहिए। उस कंडीशन में कोहरा, ओस, धुंध, इन सब चीजों का निर्माण करेगी। तो कैसे साहब? मैंने बताया कि यहाँ से पड़ने वाली ऊर्जा, जब तक सूरज विद्यमान है तब तक यहाँ से विकिरण ऊर्जा का वापस नहीं होगा, यानी कि सूरज को हटना पड़ेगा इस सरफेस के ऊपर से। ऐसा कब होगा? या तो शाम को सूर्यास्त होने के बाद, या सूर्य ना पृथ्वी तक प्रकाश ना पहुँच रहा हो तब, या फिर रात को। तीन परिस्थिति में ऐसा होगा कि यहाँ से विकिरण बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिन में विकिरण नहीं होता, पार्थिव विकिरण होता है, लेकिन बहुत कम। सूर्य की ऊर्जा इस सरफेस पर पड़ती रहेगी और वापस लौटने वाली ऊर्जा का बहुत कम भाग प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे ही हम सूर्य को हटा देंगे, माने सुबह के और शाम के वक्त और रात को, ये प्रक्रिया बढ़ जाएगी। जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो सुबह 3 से 4 के बीच में मिनिमम होता है। तो इस समय पार्थिव विकिरण चरम पर होगा, और जब पार्थिव विकिरण चरम पर होगा तो यहाँ से ऊर्जा जाएगी, लौटेगी, और यहाँ से ऊर्जा लौटेगी तो यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, और टेम्परेचर लो हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो एयर होगी और इसमें जो वाटर वेपर होगी, जल वाष्प होगी, उसके पार्टिकल क्या करेंगे? इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। धरातल के बेहद नज़दीक है। अगर टेम्परेचर एक सीमा से कम उन्हें मिल रहा तो ये इकट्ठे तो हो जाएंगे, लेकिन इतने भारी नहीं होंगे कि ये इस एयर को छोड़ के नीचे गिर जा। जो एयर प्रेशर है ना मेंटेन करके रखेगा, लेकिन इकट्ठे जरूर हो जाएंगे। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन एयर में फिर भी तैरते रहेंगे, इस घटना को कोहरा कहा जाएगा। बोलो समझे क्या? ठीक है। अभी मैं प्लेन पे आ रहा, हाँ नहीं, कोहरा पाला कुछ और होगा। हाँ, इसका तीसरा स्टेज है, इसका तीसरा। अभी मैं फर्स्ट स्टेज बता रहा आपको। हवा जो है, वाटर वेपर के जो पार्टिकल है पास पास आ गए, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस घट गई। डिस्टेंस घट गई तो इजीली उनके बीच से लाइट नहीं पास आउट हो रही। लाइट पास आउट नहीं हो रही तो वे कोहरे का रूप ले लेगी। यही कारण है कि कोहरे में जो विजिबिलिटी है वो लो हो जा, क्योंकि लाइट पास नहीं होती तो हमारी देखने की क्षमता भी नहीं रहती, इसीलिए विजिबिलिटी लो हो जा। पहली घटना है। अगर दूसरा काम हो जाए, यही टेम्परेचर तेजी के साथ और तेजी के साथ गिरे तो ये धरातल पे गिर जाएंगे बूंद की तरह। बहुत अधिक पास होते हैं, इसलिए इतने इकट्ठे नहीं होते कि आपको वर्षा का एहसास हो। इतने वाटर वेपर भी इतना भी नहीं होता कि वो बूंद बन जा, मतलब बारिश की तरह बरसे। तो वो धरातल पर पड़ेगा, और धरातल तो उसे इतना कम हो सोख ले पता नहीं चलता। लेकिन पेड़ों के पत्ते हैं, ऐसी चीज़ें जल्दी सोख नहीं पाती, उन पर आपको दिखाई देगी, वो बन जाएगी ओस। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही उसके बारे में बात करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ अचानक गिर जाए, जितना वाटर वेपर यहाँ है तेज़ी के साथ टेम्परेचर गिर गया, और गिरते ही वो उसको मौका ही नहीं मिला कि वो जल्दी से पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ संघनित हुए, वो बूंद के बजाय फ्रीज होगी। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र पर हम देख रहे थे, हमने यही चीज़ देखी थी, लेकिन वहाँ दूसरे फैक्ट थे। यह फैक्ट आपने देखा कि वो तुरंत फ्रीज होगी, और फ्रीज होगी तो वो
बहुत थिन कॉटन बोल रहे हैं, बहुत थिन, जो पहाड़ी हो उन पर इतना मोटा कॉटन की तरह गिरा है कि वो दिखे गिरता हुआ, लेकिन यहाँ इतना पतला हो गया आप उसे इजीली देख नहीं सकते, लेकिन धरातल पर आपको दिखाई देगा वो, जिस एक बर्फ़ की लेयर बिछ जाएगी, जिसे हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पाड़ा कहा जाए कि आज पाड़ा पड़ रहा। खासकर आपको ये वहाँ दिखाई देगा जो लेयर से सोख नहीं सकती, हाँ ऐसी लेयर पे दिखाई देगा। अगर ऐसी लेयर है कि ज़मीन की लेयर है, सोख लेगी तो आपको दिखेगा नहीं, घास की मोटी ऐसी परत होगी तो उस पर भी आपको दिखाई देगा ये। लेकिन 3 कंडीशन में सर्दी के सीजन में काम करेगा। इफेक्टिव कारण है पार्थिव विकिरण। मज़ेदार बात आप ये देखो कि आपने देखा कि धुंध कोहरा जो है वो केवल सुबह सुबह नहीं, वो शाम को भी, लेकिन उन परिस्थिति में जब सूर्य की लाइट ठीक से आप तक ना पहुंच रही हो। ठीक है, सीधा वैज्ञानिक कारण है। जैसे ही लाइट आप तक पहुंचेगी तो लाइट आप तक पहुंचते ही पार्थिव विकिरण स्लो हो जाएगा, और पार्थिव विकिरण स्लो हो जाएगा तो ये कंडेंसेशन जो हो रहा है, जो संघनन हो रहा जल वाष्प का, ये स्लो हो जाएगा और काम आपका रुक जाएगा। बोलो, मान गए? समझ में आ गई बात? तो मैंने मतलब प्लेन में भी, अब आज जो बात करता मैं प्लेन में, और कल मैंने बात करी थी पहाड़ी पर, दोनों दृष्टि से वृष्टि समझा दी आपको। जितनी वाटर वेपर है उनका किसी ना किसी परिस्थिति में जमीन पर गिरना वृष्टि कहलाएगा। कल हमने पहाड़ी क्षेत्र में देखा था वृष्टि किस तरह से पड़ रही, वहाँ हमने वर्षा भी और बर्फ भी और उसके साथ वृष्टि छाया क्षेत्र भी पड़ा था। और आज के टॉपिक में हमने आर्द्रता के साथ इकट्ठा करके पार्थिव विकिरण को हमने समझा, कोहरा और उसको। मान लो कि आपको समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर अब हम बात करते हैं वायु संचरण की। इसके बारे में हम पहले भी 1-2 बार बात कर चुके। हवा का 2 तरीके से चलना उनको 2 अलग अलग नाम से पहचान दिलाता है। ठीक है, अगर हवा ये अर्थ पर इस तरह बह रही है, अदरवाइज इस तरह बह रही है, ये क्या कहलाती है? पवन। ठीक है, लेकिन अगर हवा इस तरह हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाओगी? एयर करंट। वायु संचरण में दोनों चीजें काम करेगी। ये ऐसा कब होगा? जब प्रेशर अचानक बहुत अधिक प्रेशर हो जाए या बहुत कम। अगर बहुत अधिक हो गया तो हवा नीचे से ऊपर की ओर उठेगी, एयर करंट कहा जाएगा। बहुत कम हो गया तो तेजी के साथ नीचे की ओर गिरेगी। प्लस ये मैंने कहा ये भी प्रेशर के कारण ही बहती है। पूरा खेल प्रेशर का ही है, ताप और दाब। मैंने कहा था खुले आवरण में अगर ताप बढ़ेगा तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? घटेगा ना। वेरी गुड। तो अब बस समझ लो, वायु के संचरण के लिए 2 मुख्य छोरी आई। एक छोरी आई हेली की, तो पहले से समझ लो, हेली वायु संचरण। एक व्यक्ति हुए हेली, उन्होंने ये छोरी दी, उन्होंने कहा कि हवा किस किस परिस्थिति में चल सकती है, कैसे। हेली ने कहा कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। हर आदमी को पता होगा 0 डिग्री अक्षांश पे क्या होता है? ज़्यादा ताप ज़्यादा होता है, तो यहाँ ताप अधिक होगा। सबको पता है इस बात का, ये कोई ऐसा भी महानुभाव है इसको नहीं पता। दाब हो जाएगा निम्न। अत्यधिक ताप के कारण यहाँ जो हवा है वो हल्की हो जाएगी और तेजी के साथ ऊपर की ओर उठेगी। और यहाँ इसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्थान पर ये हवा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, निरंतर जब ताप बढ़ा और ताप बढ़ने से एक पर्टिकुलर स्थान पर एयर अपने आप इकट्ठी होती चली जाएगी। बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या?
जब यहाँ आसपास की सारी वायु इकट्ठी हुई तो यहाँ दबाव बढ़ना शुरू हो गया। इस जगह को कहा गया ट्रोपोपॉज। जब यहाँ दबाव बढ़ा तो यहाँ से एयर इस तरफ और इस तरफ, मान लो ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी, तो हम एक अक्षांश में समझते हैं क्या हुआ, और हवा तेजी के साथ इस ओर चली। ठीक है, मैं पहुंच गया हूं पोल पर, ध्रुवों पर। यहां क्या होगा, ताप कम होगा तो ये हवाएं जो गर्म होकर हल्की होकर उठी थी ये ठंडी होकर कहां जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं कि यहां ताप क्या है, दाब ज़्यादा है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बहेगी। हेली कहता है अपने सिद्धांत में, इसे कहा गया है हेली का एक कोशीय सिद्धांत। आपसे एग्जाम में यहीं से एक सवाल बढ़ेगा बस, एक कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया, तो ये हेली का एक कोशिकीय सिद्धांत है। ठीक है, उसने कहा कि इस तरह से एयर उठेगी, दबाव पड़ेगा, यहाँ ट्रोपोपॉज बनेगा, उससे इस तरफ भी और इस तरफ भी हवाएं भागेगी और जिस प्रांत में ठंडी होगी वहाँ पहुँच के नीचे उतर जाएगी और फिर धरातल की ओर। कई चीज़ें अपनी थ्योरी से सेटिस्फाई कर चुका, लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें आई। एक तो आया अश्व अक्षांश, मैंने आपको बताया था 30 से 35 डिग्री में अश्व अक्षांश पड़े। ठीक है, एक आया कॉरियोलिस इफेक्ट। ये 2 चीज़ थी, लोगों ने पूछा भाई वो कहाँ गया। अगर आपने यहाँ से स्टेट उठाई, स्टेट यहाँ ले गई, यहाँ उतारी, बीच में जो कॉरियोलिस बल है वो अर्थ का कहाँ गया। तो हेली को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा कि मेरी जो थ्योरी है वो ऐसी स्थिति में बनाई गई, मैंने ये मान लिया कि अर्थ रोटेशन नहीं कर रही, लेकिन अर्थ रोटेशन कर रही, तो ये थ्योरी कटाफ होगी। लेकिन क्योंकि वायु के संचरण में पहली थ्योरी थी, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछ ले एक कोशिका सिद्धांत क्या है। दूसरा, जो ठीक वायु संचरण को समझाने का प्रयास करा गया वो 2 व्यक्ति आए, हेडली और फेरल। उन्होंने हेली के सिद्धांत से कॉपी करा बहुत कुछ। इसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं, एक आता है हेडली और हेडली एवं फेरल। इस पूरे सिद्धांत का नाम इन दोनों के नाम पे है, का त्रिकोशिकीय सिद्धांत। समझना, हेली के सिद्धांत से ही कुछ ना कुछ मैटर उठा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से गलत नहीं था, भूल हुई। इन्होंने क्या करा, जैसे उसने सिंगल सेल बनाई थी, इन्होंने 3 सेल बना दी, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। ठीक है, 0 डिग्री पर हेली भी यही कहता है और हेडली भी यही कहता है 0 डिग्री पर हवाएं जो है तेजी के साथ ऊपर की ओर उठी और इकट्ठी हो गई कहाँ, ट्रोपोपॉज में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेशर बढ़ा, तेजी के साथ यहां से बाहर की ओर निकली दोनों तरफ, इसे एयर करंट कहा गया। ठीक है, स्ट्रीम कहो, करंट स्ट्रीम। ठीक है, ये हमेशा धरातल पर बहने वाली हवाओं के बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक, भारत में जो वर्षा हो रही उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, इसके बारे में समझेंगे हम। मैं आपसे कह रहा ये गया। अब हेडली कहता है कि जैसे ही 30 से 35 पर पहुंचेगा तो हवाओं का तापक्रम डाउन जाएगा और ये तेजी से धरातल की ओर आएगा। और इसके आधार पर हेडली ने किसकी व्याख्या कर दी, अश्व अक्षांश की। ठीक है, हेडली ये बोलता है कि अगर इस तरह जाए 30 से 35 के बीच में डाउनवर्ड आए
तो इस कंडीशन में इस क्षेत्र पर ऊपर से आने वाली हवाओं का दबाव बढ़ेगा। और आपने देखा कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश में बहुत सारे समुद्री जहाज इस बात का समर्थन करते हैं कि उन पर पड़ने वाला वायु दाब अधिक हो जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली धरातल हवा जो है वो एक सीमा तक शांत हो जाती है। इस कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि इस क्षेत्र में चलने वाले जितने भी पाल जहाज थे वो सब इस चीज़ का एहसास करते थे। इसी कारण से इसका नाम अश्वक्षांश हुआ। चलो मुद्दे पर आओ। मैं क्या बोल रहा था आपसे, अब जो है यानी कि उन्होंने बात कर दी, इस सिस्टम को कहा गया हेडली सेल। और छोरी पर सेटिस्फाई भी कर पाया, ठीक है। अब यहाँ तेजी के साथ, अब ये वाला देखो, ये कौन सा है, ध्रुव है। ध्रुव पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से हवाएं इस तरफ आएगी। एग्री उस बात के लिए, ठीक है। यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा हो रहा तो इस तरफ भी जा रही और इस तरफ भी जा रही, पर ध्यान रखना इस तरफ से आने वाली हवाएं तो है ठंडी और इस तरफ से आने वाली हवा है गर्म, ठीक है। दोनों का टकराव हुआ और टकराव होकर ये ऊपर की ओर उठती है। एक मजेदार बात, एग्जाम में एक्सेप्टेड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसे कहा गया ध्रुवीय सेल, ठीक है। देखो इस सेल की हाइट और इस सेल की हाइट कंपैरेटिवली ये कम है, ये ज़्यादा है। हमेशा इसकी तुलना में, हेडली सेल की तुलना में इसकी हाइट कम और इसकी हाइट भी इसकी तुलना में कम रहेगी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ से। ध्यान से देखो, यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनेगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो यहाँ से हवा इस तरफ चलेगी और इसे कहा गया फेरल सेल। इस थ्योरी के आधार पर इन्होंने हवाओं के संचरण की व्याख्या ठीक ठीक कर ली। बोलो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो धरातलीय हवाएं है ना, ये वाली, इन्हें व्यापारिक पवनें कहा गया। मैंने बताया था ये वाली जो हवाएं हैं इन्हें बोलते हैं जेट एयर, ठीक है। ये इन धरातलीय पवनों की तुलना में बिल्कुल जस्ट अपोजिट चलती है। भारत में जो मानसूनी वर्षा होगी वो भी इन्हीं के आधार पर होगी। इनके जस्ट, अगर ये जेट एयर किसी भी कंडीशन में कमज़ोर पड़ जाए तो इनका प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा और ये धरातल की ओर अपनी गति खो देगी तो भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें जो है वो धीमी पड़ जाएगी। कैसे, समझो ज़रा। अगर हम इंडिया के मैप को समझ के चले और इंडिया के मैप को समझते हुए हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि ये कहाँ से कहाँ तक और किस किस परिस्थिति में आ रही और जा रही है, तो देखो सर, ये आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ से कल हमने डिस्कस करा था कि यहाँ से इस तरह से पूरे भारत में चल रही है आपकी ये व्यापारिक पवनें या मानसूनी पवनें, ठीक है। कौन सी है, ये वाली। जब ये चलेगी तो एयर करंट यहाँ से सीधा ऊपर, फिर सामने और फिर इनके वापस यहाँ नीचे, यानी ये करंट यहाँ से उठ के हवाएं इस तरफ और यहाँ नीचे पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात को? जब ये यहाँ पड़ेगी तो इन मानसूनी पवनों पर पुश एक प्रेशर का धक्का लगाएगी और ये धरातल पर ऊपर तक जाएगी। अगर ये पवनें ना हो तो एयर प्रेशर मध्य भारत को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। मध्य भारत में विद्यमान विंध्याचल वाली ये आपकी पर्वत श्रेणी और यहाँ हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणी से वापस लौटा देगी। लेकिन इसी एयर करंट का प्रेशर ही इसे भारत पर ऊपर तक लेकर जा रहा है, जो आप
हेडली के सेल में समझ सकते हैं। अगर ये प्रेशर, ये हवाएं घूम के सपोज करो 30 डिग्री से ऊपर की ओर चली जाए और यहाँ प्रेशर ना बने तो ये यहाँ पहुँचेगी नहीं। तो भारत में होने वाली मानसून वर्षा के लिए इस एयर करंट का या जेट करंट का, जेट एयर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मान के चलो कि वायु संचरण आपको ठीक ठीक समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को। यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल क्या बन सकता है वो सुनो। एक एक्सेप्टेड सवाल तो ये बन सकता है कि व्यापारिक पवनें किस सेल के अंदर आवे। दूसरी बात ये बन सकती है कि फेडरल और हेडली के संचरण में कितने सेल है, 3 है। ठीक है, और हेली के वायु संचरण सिद्धांत में कितने सेल है, ये सवाल आपके यहां बन सकते हैं। ठीक है, आर्द्रता का मैंने आपको बता ही दिया। एक आर्द्रता में सवाल आया था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में, वो आया था संतृप्त सापेक्ष आर्द्रता। आज मैंने टॉपिक शुरू करा था आर्द्रता से ही, तो सवाल पिछले दिनों आया था कि संतृप्त सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं। तो संतृप्त सापेक्ष आर्द्रता उस वायु क्षेत्र कहते हैं जिसमें विद्यमान जलवाष्प की मात्रा 100% होती है। मतलब वो एयर जितनी वायु जल सोख सकती है उसके पास इतना ही हो मैक्सिमम, तो उसे संतृप्त एयर कहा जाएगा, संतृप्त आर्द्र वायु। ये फिलहाल पिछले दिनों पेपर में आया था, इसके बारे में हमने बात कर ली। एजीआई एक सवाल परीक्षा में पूछा जा रहा लगातार, कृत्रिम वर्षा किसकी सहायता से की जाती है। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एजीआई या मिलेगा शुष्क CO2। ये भी सवाल पेपर में आ रहा, तो मैंने इसे नोट कर लिया था आपके लिए। और यहाँ से कोहरा, ओस, इन्हें पूछ सकता है। और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल मेरे हिसाब से कोई बनता नहीं, तो मान कर चलता हूँ कि यहाँ तक आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। हाँ, ये सवाल ठीक बनाया, हाइग्रोमीटर से। अगर आपसे ये इन्होंने सवाल पूछ लिया सही, कहता है कि आर्द्रता का मापते किस चीज़ में है, ये भी सवाल बने, तो हाइग्रोमीटर इसका मापक है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चले बच्चों, अब एक टॉपिक और चलते चलते ख़त्म कर लेते हैं, और वो है बादल का। ठीक है, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी ख़त्म कर दे बस। वैसे तो बादल होते हैं 10 प्रकार के, ठीक है, लेकिन आप बस 3 ही प्रकार के पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। एक होता है कायरो, एक होता है आल्टो, एक होता है लोअर। आप ये 3 पढ़ लो, इन 3 में भी सारे 10 आ जाएंगे जिनकी आप बात कर रहे थे। जो ये लोअर है इसे स्ट्रेटो भी बोलते हैं, कायरो, आल्टो और स्ट्रेटो। तीन प्रकार के होते हैं बादल। जो कायरो होता है सबसे ऊपर का बादल होता है, धरातल से 6000 मीटर से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा आपको। जो आल्टो है ये 6000 से ये मिलेगा आपको 2500 तक। ध्यान रखना बच्चों, इसे बोलते हैं उच्च, कभी उसे उच्च बोल लो, उच्च बादल। ये मत समझना कि वो ऊपर है तो